बहुत एक सच्चाई है कि कांग्रेस ने ट्राइबल, दलित, माइनॉरिटी लीडरशिप नहीं पैदा किया, फैक्ट है। और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। और बहुत क्या हुआ कि इसी बीच जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे उन्होंने क्या किया कि दलित ट्राइबल लीडरशिप को अपने फोल्ड में लिया, और बीजेपी ने एक बहुत समझदारी से कई राज्यों में दलित और ट्राइबल लीडरशिप को आगे किया। जैसे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर इन्होंने मैसेज दिया। अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा है शायद, 2016 तक वो कांग्रेसी थे, भाजपा ज्वाइन किया, चीफ मिनिस्टर है। प्रेमा खांडू अरुणाचल के सीएम है, वो भी 2016 तक कांग्रेसी थे कि 2014-15 तक, वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, चीफ मिनिस्टर। 2016 तक ही मणिपुर के वर्तमान सीएम एन बीरेन सिंह कांग्रेसी थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, चीफ मिनिस्टर। हेमंत बिश्व शर्मा तो पूरे देश में प्रचलित हैं, उनका उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन किया, सीएम बन गए। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने आइडियोलॉजिकल लेवल कैसे लीडर पैदा किए कि मतलब कि पूरा हर राज्य में इनके बंदे टूट रहे हैं, हर राज्य में इनके बंदे टूट के भाजपा में जा रहे हैं। और अब लेटेस्ट सीएम की लिस्ट में कमलनाथ आने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। 80 के बाद इस देश के अंदर कांग्रेस के अंदर कैसे लीडरशिप को जगह दी गई है और कैसा लीडरशिप पैदा किया गया इस देश में, ये देखने वाली बात है कि जेल जाने से वो डर रहे हैं। महात्मा गांधी, नेहरू, बाल गंगाधर तिलक की लिगेसी को कैसे वो जूता मार रहे हैं कांग्रेस के लीडर। आप जब वहां पे 3 घंटा रैली में लगा रहे हैं, 2-3 घंटे का रोड शो कर रहे हैं, तो सिर्फ 1 घंटा निकालना है कि ब्लॉक लेवल के सारे पदाधिकारियों के साथ आप बैठक करें। बैठक करने के बाद उनसे एक संवाद करें, संवाद करने के बाद उनके साथ एक फोटो सेशन हो, फोटो सेशन होने के बाद उसको आप ट्विटर हैंडल पे डालें कि हमने इस जिले में आज इन लोगों से मुलाकात हुई, ताकि उनका मोरल हाई हो। कमलनाथ अब आज बात आ गई कि वो अब जा रहे हैं। इससे पहले आप देखिए कि अमरिंदर सिंह के दामाद के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी थी और उनकी पत्नी का स्विस अकाउंट था, ये आरोप था, सरकार उसकी जांच कर रही थी, वो भाजपा में चले गए। अशोक चौहान साहब का तो आपको पता ही है, आदर्श घोटाला जो हुआ उसमें प्रधानमंत्री जी ने खुद ही बोला था कि सैनिकों का इन्होंने जमीन कब्जा लिया, फ्लैट कब्जा लिया, ऐसे लोगों को बख्शूंगा मैं नहीं। और मतलब कि वो अब तो भाजपा में वो आ गए हैं, वॉशिंग मशीन में धुल के राज्यसभा में भी पहुंच गए। तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से संवाद करने की क्षमता नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा थी। उस समय भी जब चंडीगढ़ के प्रभारी थे, मैं उस समय 5-7 साल वहां पढ़ा था। कांग्रेस के लीडरों का जो बड़ी समस्या है ना, कि किसी और वर्कर को आगे आने ही नहीं देना, किसी और लीडर को सामने शकल ही नहीं दिखने देना, और ये खतरा महसूस करना, अरे पार्टी तेरी रसातल में आपकी जा रही है, 52-50 लोकसभा की सीटें रह गई है, और कांग्रेस मुख्यालय में कोई 4 लीडर बैठ जाए, वहां पहुंच जाए, तो तुरंत उस पर निगरानी शुरू हो जाती है कि कौन आ गया है, देखो कहीं हमारा पत्ता तो नहीं काटने वाला आ गया है। हर जगह आप देखते हैं कि वही 4-5 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो दिल्ली से गए होते हैं या जो प्रदेश के टॉप लीडर्स होते हैं। जबकि आप जब जिस जिले में रुक रहे हैं तो उसका रुख ये होना चाहिए कि उस जिले में टोटल जो है सेंट्रल लीडरशिप को हट जाना चाहिए उस कार्यक्रम से। जिले के लीडरशिप को आप साथ में बैठाइए, और जिले के लीडरशिप को साथ में बिठाने के बाद उनके साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की होनी चाहिए। भाजपा में होते कांग्रेसी नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर, और इधर पार्टी टूट रही। क्या भारत जोड़ो यात्रा से नया वैकल्पिक नेतृत्व तैयार होगा? ये बड़ा सवाल है आज का। 14 तारीख को हमने दिखाया था, हम संजीव पांडे और जेपी सिंह साहब थे, जिसमें हमने बात की थी कमलनाथ बीजेपी के निशाने पर है, और खुल के बात नहीं इसलिए की गई थी, निशाने कोट अनकोट हमने डाला था, लेकिन ये पता था कि कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे। इसकी पृष्ठभूमि विधानसभा चुनाव से ही दिख रही थी, और ये बहुत लोगों को समझ में आ रहा था कि चुनाव जो है उस गंभीरता से लड़ नहीं पा रहे थे। तो इसलिए तय था कि बहुत सारे ईडी सीटी के जो ईडी और सीबीआई के शिकंजे होंगे, हो सकता है कट जाए। सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता टूट रहे हैं। उनको क्या कांग्रेस में वो सिर्फ पद और पैसा के लिए, शोहरत के लिए आए थे? विचारधारा से कोई मतलब नहीं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा।
एपिसोड शुरू करने से पहले थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड आपको मैं बताता हूँ। कभी भी न्याय यात्रा, पद यात्रा या सत्याग्रह अनपेड नहीं रहा है, उससे कुछ न कुछ फ्रूट्स निकलते ही हैं। उदाहरण के लिए गांधी चंपारण में गए, तो वहां से उन्होंने लोकल लीडरशिप डेवलप किया। गांधी की दांडी यात्रा और अन्य सत्याग्रहों से हजारों की संख्या में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नेतृत्व मिला। उसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के सत्याग्रह, महाड़ आंदोलन जिसमें पानी के लिए उन्होंने पद यात्रा की थी, कालाराम टेम्पल आंदोलन, मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने पद यात्रा की थी, पूना सत्याग्रह, पृथक निर्वाचन के लिए सत्याग्रह किया था और तमाम ऐसे सत्याग्रह उन्होंने किए थे। उससे भी अखिल भारतीय स्तर पर अंबेडकर के लिए कई नेतृत्व उभरे। जवाहरलाल नेहरू 1937 के चुनाव में उन्होंने भी पद यात्रा हजारों किलोमीटर की थी, उससे भी कई नेतृत्व उभरे। अपनी पद यात्राओं और साइकिल यात्रा से कांशीराम ने बसपा बनाई, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, एक अखिल भारतीय, एक नेशनल कैरेक्टर की पार्टी, नेशनल पार्टी बसपा। वो तो छोड़िए, अडवाणी जी की जो यात्रा थी, भले ही उसका पर्पस कुछ भी हो, चाहे वो नफरत वाली यात्रा हो, उसका भी रिजल्ट सामने आया। आज जो प्रधानमंत्री हैं, लाल कृष्ण आडवाणी के शागिर्द उस समय थे और उसमें भी बहुत सारे नेता को पैदा किया अखिल भारतीय स्तर पर। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की जो पद यात्रा, न्याय यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, दूसरा चरण है, क्या जहां-जहां वो घूम रहे हैं वहां से स्थानीय, क्षेत्रीय नेता पैदा करने में सफल हो पा रहे हैं? और क्यों भाजपा में होता जा रहा है कांग्रेस? आज की चर्चा इसी विषय पर वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे जी के साथ। स्वागत है सर। जी। देखिए सर, तो हम लोगों आपने ने जो बात की थी कि भाजपा में होता कांग्रेस, वो धीरे-धीरे सब स्पष्ट होता जा रहा है। जी। देखिए आपने इतिहास से वर्तमान की तरफ बात को लाया। उसमें एक वर्तमान आपने काशीराम जी की बात करी, जिनकी यात्रा मैंने देखी है इलाहाबाद में। मैं उस समय छात्र था जी। और उस समय बीएसपी का आरंभ हुआ था, 86-87 की बात है, 87-88-89 का समय था। तो वो यात्रा तो मैंने थोड़ा-सा, जो बसपा का जब कार्य जो प्रणाली थी उसको मैंने देखा था, और काशीराम जी की यात्राओं को इलाहाबाद में मैंने थोड़ा-सा देखा था। अब जब इतिहास की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की जब न्याय यात्रा से जब इसका आप उसको जोड़ रहे हैं, तो पहली बात तो हमें ये है कि राहुल गांधी ने भारत के इश्यूज को, भारत की समस्या को बहुत देर से समझने की शुरुआत करी है। उन्होंने भारत की यात्रा, न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा तब शुरू करी है। एक मिनट यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ एक चीज और। जी जब गांधी भारत आए थे तो उनके राजनीतिक गुरु गोखले जी गोखले ने उन्हें कहा था कि पहले जाओ भारत घूमो, भारत का मिजाज समझो, उसके बाद राजनीति करना। ठीक है, जी कंटिन्यू। यहीं से मैं शुरू कर रहा हूं कि हाँ। राहुल गांधी राजनीति में 2000 के आसपास तो खुली राजनीति में आ ही गए थे, जी। लेकिन आज 24 साल बाद उनको भारत की याद आई कि भारत की इश्यूज क्या हैं, भारत की प्रॉब्लम्स क्या है, वो समझने के लिए देश में निकले। अब बात आती है कि अब उसी को हम कांग्रेस को लेके चले, कि कांग्रेस में जब कांग्रेस की स्थापना हुई और गांधी 1915 में शायद मुंबई पोर्ट पे उतरे, जहां तक मेरी जी। जानकारी। और 15। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके गुरु थे एक तरह से थे, गोखले ने ही उनको कहा था कि आप भारत को घूमिए और समझिए। और गांधी और कस्तूरबा उनकी पत्नी पूरे देश की यात्रा पे निकल गए और निकलते रहे। और उसके बाद इमीडिएट वो 2 साल की यात्रा करते 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 क्या हुआ कि उसी दौरान क्या हुआ कि उन्होंने 3 बड़े आंदोलनों से देश के 2 इशू समझे थे, एक लेबर का इशू और एक एग्रीकल्चर का इशू। चंपारण में पहला बार उन्होंने कंट्री के जो फार्मर्स थे, जो आज हमारे फार्मर्स बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और उस इशू को समझने के लिए न सरकार शामिल है, समझ तैयार है, और न विपक्ष तैयार है, सब मिले हुए हैं सारे उस फार्मर्स इशू पे, सब फार्मर्स की गर्दन काटने में लगे हुए हैं। महात्मा गांधी चंपारण गए, चंपारण के इशू पता ही है कि चंपारण में इशू था कि हमें फसल बोने की स्वतंत्रता चाहिए, और जो ब्रिटिश राज के साथ जो उनका एक समझौता होता था, और उनका जो टेनेंसी का जो कुछ प्रॉब्लम्स थी जो किसानों की, उसको लेकर गांधी ने वहां पे आंदोलन किया। फिर उसके बाद बेटर लेबर कंडीशन के लिए अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हड़ताल हो गया था, और
उसमें गांधी जी वहां अहमदाबाद पहुंचे थे, ये 2018 की बात है। और वहां गांधी जी के साथ खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो मालिक थे उनकी बहन ही अनसुईया बहन उनके साथ बैठी थी महात्मा गांधी के साथ। और ये उन्होंने वहां से लेबर प्रॉब्लम को, भारत के लेबर प्रॉब्लम को समझना शुरू किया महात्मा गांधी ने, जब वो बाहर से 2 साल बाद ही। फिर उसी के बाद तुरंत उनको वहां खेड़ा जाना पड़ा। खेड़ा में भी किसान जो थे मूवमेंट कर रहे थे, और उनका ये था कि फसल नहीं हुई है किसी कारणवश, और हमें टैक्स में रिबेट, हमें राहत मिलनी चाहिए मालगुजारी में। ये 2 इंपॉर्टेंट जो भारत का उस समय जो जनसंख्या जिसमें लगी हुई थी, मजदूर, किसान, उसको गांधी ने समझा। लगभग यही हालत नेहरू जी की थी। नेहरू जी 1922 से भारत में सक्रिय हो गए बहुत तेजी से। अगर देखा जाए उनकी सक्रियता 1922 से सक्रिय हो गए। उन्होंने भी किसान मूवमेंट को समझा। अवध के किसान आंदोलन में नेहरू बहुत सक्रिय थे। अगर आप हिस्ट्री को पढ़े तो इलाहाबाद के आसपास, रायबरेली और इस बेल्ट में जो किसानों का जो मूवमेंट था उसमें नेहरू लगातार जाते थे, और इस पे हिस्ट्री में काम हुआ है। सम पांडे की स्टोरी, उन्होंने कुछ काफी काम किया। ज्ञानेंद्र पांडे। फिर उसके बाद मेरे गुरु भी रहे हैं, अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, ओके। फिर उसके बाद देखिए कि नेहरू ने 1936 में जब प्रांतीय इलेक्शन 1937 का होना था, तो नेहरू ने पूरे देश की यात्रा की। और देश की यात्रा करने के बाद 1936 से लेके लगातार 6 महीने तक, 1937 के पहले 2-3 महीने तक वो पूरे देश की समझते रहे, घूमते रहे। 12-12 घंटे, 15-15 घंटे उन्होंने, उस समय वो मोटर कार से भी चलते थे, कहीं हाथी से भी चले, कहीं टांगा से भी चले, आज तरह की सुविधाएं नहीं होती थी। तो ये पूरे देश को उन्होंने समझा, और वो समझने के बाद उन्होंने एक आजादी जब मिली, इस देश को आजादी मिलने के बाद एक फ्रेमवर्क तैयार किया। अंबेडकर को मैंने नहीं पढ़ा है, अंबेडकर के जो यात्राएं हैं या इस तरह के जो अंबेडकर ने जो अपने इश्यूज को उठाए हैं, समझे हैं, वो आप बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि बॉम्बे में 1937-38 में किसानों को लेकर एक बड़ी रैली, 20,000 लोगों की रैली की थी डॉक्टर अंबेडकर ने। जी देखिए, तो मतलब कि अंबेडकर ने भी उस समय जो ब्रिटेन से जिन्होंने पढ़ाई करी, अपने हायर एजुकेशन को लिया, और उसके बावजूद उनके दिल में किसान था, और किसानों की प्रॉब्लम्स को आकर यहाँ पे समझा और उसके लिए आंदोलन किया डॉक्टर अंबेडकर ने। तो ये हमारे जो नेता थे, उन्होंने इतनी यात्राएं करी। और अब के जो कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी को मैं इस बात में दाद देता हूं, देर आए दुरुस्त आए। 22 साल बाद ही देश को समझने निकले, देश की इश्यूज को समझ रहे हैं, कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देरी हुई है, और जिस इशू को समझने की वो कोशिश कर रहे हैं, उस इशू को बदतर बनाने में वर्तमान सरकार के साथ साथ उनकी सरकार की भी भूमिका रही है। जो पहले 20-10 साल मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उससे पहले भी लंबे समय तक कांग्रेस रही है, लेकिन इंदिरा गांधी तक कांग्रेस का जो एक अपना विजन था, कहीं ना कहीं नेहरू गांधी की फिलॉसफी पे चल रहा था। बाद में विजन चेंज हुआ। तो ये स्थिति की यात्रा की कांग्रेस की इतनी समृद्ध स्थिति रही है। लेकिन आजादी के बाद 1990 के बाद कांग्रेसी यात्रा करने के बजाय एसी ड्राइंग रूम में दिल्ली में बैठ के फैसले लेते रहे। जनता के इशू और जनता के मुद्दों से इनका कोई लेना देना से कोई वास्ता नहीं रहा, और इसी का फायदा आज भारतीय जनता पार्टी ने उठा के एक नई रथ यात्रा निकाल के पूरे देश में एल.के. आडवाणी साहब ने भाजपा को मजबूत कर दिया। संजीव जी, एक बात है, राहुल गांधी बड़े घर में पैदा हुए, है ना, कहिए तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए। अंग्रेजी में पढ़ाई हुई, विदेश में पढ़ाई किया, और जमीनी हकीकत वास्ता ज्यादा नहीं रहा। 2 दशक बाद ही सही समझने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम वो मुद्दे उठा रहे हैं, कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस के इशू को, सारे मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि कांग्रेसी नेता और जिला स्तर तक उनकी बात से सहमत होते नहीं दिख रहे। सवाल ये है कि जो आंदोलन से निकली हुई पार्टियां हैं, चाहे रीजनल पार्टी हो, किसानों की पार्टी हो, चाहे दलित पिछड़ों की पार्टी हो, वो तो मुझे लगता है कांशीराम के बाद तो कोई यात्रा, आंदोलन वगैरह सब खत्म ही है माहौल। मैं समझता हूं कि देखिए, जो गैर कांग्रेसवाद में जो 1990 के बाद जो आप जितना पार्टियों का जो आप भारतीय मानचित्र पे प्रादुर्भाव देखते हैं, तो मैक्सिमम पार्टियां कोई आंदोलन से निकली हुई पार्टियां नहीं है। वो बेसिकली एक सहमति थी
सत्ता प्राप्त करने के लिए अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को कि कांग्रेस को कैसे हटाना है। और कोई जनता के बीच बीपी सिंह उसी दौरान, बीपी सिंह जब ये जन मोर्चा बना रहे थे, फिर जनता दल बनाया, उसी दौरान काशीराम जरूर एक सर्टेन इश्यूज पे, दलित इश्यूज पे, दलित के राइट्स के इश्यूज पे, देश भर में दलितों को इकट्ठा करने के लिए यात्रा जरूर कर रहे थे। लेकिन जो कांग्रेस को हटाने के लिए जो पार्टी आई बीपी सिंह की नेतृत्व में, वो बेसिकली अलग अलग ग्रुप्स के जो पहले सत्ता भोग चुके थे वही लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने ही गैर कांग्रेसवाद को नाम पे यहाँ इसको स्थापित किया। और उसी में देखिए कि उसमें क्या कामरेड मिल गए, उसी में क्या भाजपा मिल गई, उसी में क्या सोशलिस्ट मिल गए, उसी में क्या कांग्रेसियों का असंतुष्ट ग्रुप, विद्याचरण शुक्ला से लेकर अरुण नेहरू से लेकर बीपी सिंह तक सारे लोग शामिल थे। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब जैसे लोग थे, सब समान लोग, अलग अलग ग्रुप्स का एक लुंज पुंज कॉलिशन बना जिसका एक ही उद्देश्य था कि कांग्रेस को हटाना है। और आप देखिए कि 2 साल 2.5 साल में ही इनका इतना ज्यादा सत्ता लोलुपता इनके अंदर आई कि पार्टी टूट गई। हर प्रदेश में अलग अलग नेता अलग हो गए, नीतीश कुमार अलग हो गए, लालू यादव अलग हो गए, मुलायम सिंह जी यादव अलग हो गए, फिर आपको क्या कहा जाता है, सबने अलग अलग रास्ता अख्तियार करते करते कोई फिर वापस कांग्रेस में आ गए, कोई कहीं और चले गए, कुछ जनसंघ में चले गए, भाजपा में चले गए कई लोग इस आंदोलन से, कुछ कहीं और चले गए। तो इसका मतलब है कि कोई इनका कोई यात्रा से निकले हुए थे, ना कोई आंदोलन से निकले हुए नेता थे, और ना कोई ये ये कह सकते हैं कि इसमें कई लोग क्लेम करते हैं कि 74 के मूवमेंट से निकले हुए लीडर ही इसमें कई लोग आए थे। लेकिन 74 के मूवमेंट से जो निकले हुए लीडर थे, जिस इश्यूज पे इंदिरा गांधी को आपने हटाया था, उस इश्यूज को लेकर आपने बाद में कितनी लड़ाइयां लड़ी। आप तो खुद कई राज्यों में अघोषित इमरजेंसी लागू करने के लिए जिम्मेवार हो और कई जगह आपने बीजेपी की भी मदद करी। तो मेरा यह मानना है कि ये आंदोलन से निकले हुए नेता नहीं थे, ये किसी एक सत्ता में बैठे हुए लोगों को हटाने के लिए अलग अलग विचारधारा के लोग एकजुट हुए थे। इनका कोई एकमात्र परम उद्देश्य ये था कि इनको हटाया कैसे जाए कांग्रेस के लोगों। दो यात्रा मैंने मेंशन करना भूल गया, जयप्रकाश और अन्ना। चाहे उनका मकसद जो कुछ भी रहा हो, लेकिन आंदोलनों से उन्होंने नेतृत्व खड़ा कर ही दिया। डेफिनेटली नेतृत्व खड़ा किया, लेकिन ये मैं आपको एक चीज दोनों बताता हूँ कि दोनों आंदोलन से देश में दक्षिणपंथ भी मजबूत हुआ है। एग्जैक्टली, वो काउंटर रेवोल्यूशन है। मैं समझता हूँ से भी दक्षिणपंथ इस देश में मौजूद हुआ। और अन्ना हजारे का मूवमेंट के बारे में तो लोग कहते हैं कि पीछे से वही लोग थे जो राइट विंग के लोग थे और जो किसी तरीके से कांग्रेस के और मनमोहन सिंह की सरकार को हटाना चाह रहे थे। तो मैं मानता हूं कि ठीक है, नेता कई खड़े किए। अन्ना के मूवमेंट से अरविंद केजरीवाल निकल गए, किरण बेदी निकल गई, अरविंद केजरीवाल सीएम हो गए, किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए। बचे खुचे सारे लोगों को कुछ ना कोई मलाई मिला ही, सत्ता में सारे हैं अन्ना के मूवमेंट से। जेपी के मूवमेंट से जितने भी नेता निकले, रामविलास जी निकले, वो कभी एनडीए में रहे, कभी कांग्रेस में रहे। लालू जी निकले, वो गैर कांग्रेसवाद के नाम पे आए थे, वो अब कांग्रेस के साथ समझौता किए हुए हैं। नीतीश कुमार गैर कांग्रेसवाद के नाम पे आए थे और सोशलिस्ट अपने आप को बोलते थे, वो एनडीए के साथ चले गए, कभी सीपीआईएमएल के साथ भी समझौता करते रहे। तो आंदोलन से नेता जरूर निकले हैं, लेकिन आप उनका वर्क एंड प्रैक्टिस भी साथ में देखिए कि वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट उनका क्या रहा और पब्लिक के प्रति जो कमिटमेंट रहा उनका, तो उसको कितना उन्होंने डिलीवर किया। दोनों चीजों की समीक्षा होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। आप ये कह रहे हैं कि जयप्रकाश का मूवमेंट और अन्ना का मूवमेंट एक तरह से काउंटर रेवोल्यूशन था ना। काउंटर रेवोल्यूशन में देखिए, काउंटर रेवोल्यूशन में पब्लिक की आप बात कीजिएगा ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट का पैटर्न जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर के तमाम विजन से जो आ रहा था और जो पॉलिसीज बन रही थी इंदिरा गांधी के जमाने में भी, आखिर उसको डीएस्टेबलाइज करने में पूरे जनसंघ को एक तरह से वैधानिकता जेपी ने दी और यहाँ बीजेपी को सत्ता के शिखर पे अन्ना आंदोलन ने लाके खड़ा कर दिया। तो एक तरह से वो काउंटर रेवोल्यूशन ही हुआ। मेरा ये उस हिसाब से कहेंगे तो काउंटर रेवोल्यूशन कहें, या आप ये कहें कि ये जो संपूर्ण क्रांति या सोशलिज्म के मुखौटा लिए हुए जो कुछ नेता आए थे, उसके पीछे मैं अभी भी मान के चलता हूं कि अगर ढंग से रिसर्च होगा तो पता चलेगा कि कुछ ना कुछ बड़े पूंजीपति घरानों का भी रोल था, जो इंदिरा गांधी के सोशलिज्म को, नेहरू के सोशलिस्ट थ्योरी को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे बाहरी कॉर्पोरेट्स का भी रोल हो सकता है, जिनका इंडियन मार्केट पे, इंडिया के लार्ज एरिया पे नजर था कि कैसे यहाँ घुस के प्रॉफिट मेकिंग किया जाए। और उनको इंदिरा गांधी का सोशलिज्म उनको शायद सूट नहीं कर रहा था। और इंदिरा गांधी ने जिस ढंग से चुनौती दी थी 1971 में अमेरिकन
लीडरशिप को, अमेरिका के राष्ट्रपति को जिस ढंग से चुनौती दी थी, खास करके जो बांग्लादेश वार हुआ था, तो उससे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में बहुत खुश नहीं था इंदिरा गांधी से। तो ऐसे अगर सारे रिसर्च होंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा किस तरह के मूवमेंट जो खड़ा किया गया था, उसमें बाहरी लोग कितने थे, उसमें आंतरिक लोग पूंजीपति कितने थे जो इंदिरा गांधी को डाउन करने के चक्कर में लगे हुए थे। मेरा ये मानना है। अच्छा चलिए, वो अब आता हूँ जो मैंने भूमिका में जो बात कही कि जितने आंदोलन हुए जी अन्ना तक, मान लीजिए गांधी से लेके अन्ना तक, उसने एक नेतृत्व पैदा किया। क्या राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है उससे कोई दिख रहा है कि कहीं कश्मीर से कन्याकुमारी, चाहे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, कहीं कोई नया जनरेशन का आइडियोलॉजी वाला नेतृत्व कुछ जुड़ने की संभावना दिख रही है, खड़े होने की संभावना दिख रही है? देखिए सर, सबसे पहली बात यह है कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, तो ऐसे आइडियोलॉजी के लोगों को जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे इस समय ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और जो जहां आप ढूंढेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे मजदूर और किसान वर्ग से ही ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि आप सोशलिज्म और अगर उसको आप बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी को बचाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें भीड़ अच्छी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग उनसे संवाद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मुझे एक उसमें अभी भी जो एक लूज पॉइंट ये लग रहा है कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का ना होना और कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के प्रति अभी भी हाईकमान का गंभीर ना होना। जैसे मेरा एक मानना है कि जैसे जहां जहां से यात्राएं निकल रही है, भीड़ अच्छी आ रही है, लेकिन हर जगह आप देखते हैं कि वही 4-5 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो दिल्ली से गए होते हैं, या जो प्रदेश के टॉप लीडर्स होते हैं दिल्ली से, जैसे जयराम रमेश है, कन्हैया कुमार है, और भी 1-2 लीडर होंगे जिनका बड़ा फेस नजर आता है, तो हर जिले में वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश गए हों, चाहे बंगाल गए हों, तो हर जगह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नजर आते हैं। जबकि आप जब जिस जिले में रुक रहे हैं तो उसका रुख ये होना चाहिए कि उस जिले में टोटल जो है सेंट्रल लीडरशिप को हट जाना चाहिए उस कार्यक्रम से। जिले के लीडरशिप को आप साथ में बैठाइए और जिले के लीडरशिप को साथ में बिठाने के बाद उनके साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की होनी चाहिए, ताकि जिले के लीडरशिप की एक पहचान बने। हालांकि कई लोग, मैंने बात करी तो कई लोग कहते हैं यार जिले के लीडरशिप तो ऐसे ही है, बेचारे 5-5 हजार रुपए में बिक जाते हैं। वो मैं कहा कि ये भी क्राइटेरिया नहीं है। कांग्रेस अभी सबसे बुरे दिनों में है। अगर उस समय अगर आप ढूंढिएगा कि एकदम प्योर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का बंदा मिले तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके पास जो भी ढांचा जिले के अंदर है, फिर प्लस आपको उसी में से निकालना पड़ेगा ना। और साथ में आप इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट में देखिए कि आपका डीसीसी का कोई ऑफिस वहां पे था, नहीं था। अगर है भी तो 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट जाके डीसीसी के दफ्तर में भी बैठिए वहां पे, और दफ्तर में बैठ के वहां का सिस्टम देखिए। आम कांग्रेसियों के बीच एक मैसेज जाए कि राहुल गांधी जब आए तो डीसीसी के दफ्तर में बैठे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बैठे, जिले लेवल, ब्लॉक लेवल की। आप जब वहां पे 3 घंटा रैली में लगा रहे हैं, 2-3 घंटे का रोड शो कर रहे हैं, तो सिर्फ 1 घंटा निकालना है कि ब्लॉक लेवल के सारे पदाधिकारियों के साथ आप बैठक करें। बैठक करने के बाद उनसे एक संवाद करें, संवाद करने के बाद उनके साथ एक फोटो सेशन हो, फोटो सेशन होने के बाद उसको आप ट्विटर हैंडल पे डालें कि हमने इस जिले में आज इन लोगों से मुलाकात हुई, ताकि उनका मोरल हाई हो। लेकिन सारा मंच तो आपके बड़े बड़े नेताओं ने कब्जा कर रखा है। प्रदेश के लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे आगे ऐसे मुंह लगा के बैठे होते हैं, हम ही बोले, हमें हमरे फोटो आ जाए सब जगह और किसी का फोटो ना छपे। दिल्ली वाले भी हैं, वो लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि सब जिला वाला आ जाएंगे तो सब सर पे चढ़ जाएगा, या पता नहीं उनको क्या एलर्जी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल के कार्यक्रम। अरे भैया, नरेंद्र मोदी से यही चीज तो इनको सीखना चाहिए। नरेंद्र मोदी के बारे में एक चीज इनको ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में गुजरात के सीएम बनने से पहले 4-5 राज्यों में वो घूम घूम के कार्यकर्ताओं के बीच बैठते रहे हैं, निचले लेवल पे, एज ए आरएसएस के संगठन मंत्री के तौर पे हो, या जैसे पंजाब के वो प्रभारी थे, वो आपसे मिले थे? पंजाब के प्रभारी थे तो आपसे मुलाकात हुई थी? नहीं, एक बार मुलाकात हुई थी 1999 में केएल शर्मा के चुनाव में, और बकायदा मैं उनकी एक बड़ी खासियत देखी थी कि 10 मिनट मेरे साथ मिले थे केएल शर्मा के इलेक्शन के दौरान। तो बकायदा हम लोग 4-5 पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने बकायदा नाम नूम भी लिखा कागज में कि आप कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हो, क्या करते हो, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप दिल्ली आते हैं, हम यहाँ दिल्ली तो कभी कभी आते हैं, तो आइए तो पार्टी कार्यालय में हमसे मिलिए, आप कभी भी आइएगा।
तो ये नरेंद्र मोदी और नहीं, लेकिन वो मैं देखता था छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से संवाद करने की क्षमता नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा थी। उस समय भी जब चंडीगढ़ को प्रभारी थे, मैं उस समय 5-7 साल वहां पढ़ा था। कांग्रेस के लीडरों का जो बड़ी समस्या है ना, कि किसी और वर्कर को आगे आने ही नहीं देना, किसी और लीडर को सामने शकल ही नहीं दिखने देना, और ये खतरा महसूस करना, अरे पार्टी तेरी रसातल में आपकी जा रही है, 52-50 लोकसभा की सीटें रह गई है, और कांग्रेस मुख्यालय में कोई 4 लीडर बैठ जाए, वहां पहुंच जाए, तो तुरंत उस पर निगरानी शुरू हो जाती है कि कौन आ गया है, देखो कहीं हमारा पत्ता तो नहीं काटने वाला आ गया है। उसी समय से उसका काटने का जुगाड़ शुरू हो जाता है। ये राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा। प्लस एक ऐसा लीडरशिप डेवलप करना जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होना चाहिए, साथ में वो जेल जाने से न डरे। अब जेल जाने से कौन नहीं डरेगा? जेल जाने से तो वही बंदा नहीं डरेगा जो ठगी ठोरी ना मारता हो। तो ऐसे में ईमानदार हो तो कम ठग ठोर, चलिए हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा हर कोई कमा लेता है, तो आप लेस करप्ट को ढूंढो, ऐसे ना ढूंढो कि एकदम गिले तक एकदम भ्रष्टाचार के पैसे से एकदम तर हो, और बिना पैसे को किसी से मीटिंग ना करे, और बिना पैसे के सोचे ही ना। अब राहुल गांधी अगर ईमानदारी से सर्वे करा लेंगे तो उनकी पार्टी में 80% ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिना पैसे के, अगर पावर में है तो बिना पैसे के किसी को मीटिंग का भी टाइम नहीं देते, गले तक तर रहते हैं भ्रष्टाचार से। अब मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ, इसको समझिए। कांग्रेस की लेडी जो कमलनाथ की आज जो बात आप कर रहे हैं कि कमलनाथ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? कमलनाथ इसलिए भाग रहे हैं ना कि उनके बेटे, उनके भांजे कोई पूरी हैं कि भतीजे हैं पूरी, सब पे इंक्वायरियां खुली हुई है। कोई बैंक से पैसा लेके भागा है, कोई डिफेंस डॉलर में डिफेंस की दलाली में फंसा हुआ है, इनके बकुलनाथ कोई है वो पंडोरा पेपर में है, फंस गए हैं, उनकी ईडी जो इंक्वायरी कर रही है। ये 3-4 मामलों में कमलनाथ पिछले 1 साल से दबाव में थे, और कमलनाथ 1 साल से दबाव में थे, और मध्य प्रदेश का चुनाव उसी दबाव में उन्होंने बीजेपी को गिफ्ट किया, ये सारे लोग बोलते हैं। तो अब कमलनाथ अब आज बात आ गई कि वो अब जा रहे हैं। इससे पहले आप देखिए कि अमरिंदर सिंह के दामाद के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी थी, और उनकी पत्नी का स्विस अकाउंट था, ये आरोप था, सरकार उसकी जांच कर रही थी, वो भाजपा में चले गए। अशोक चौहान साहब का तो आपको पता ही है, आदर्श घोटाला जो हुआ उसमें प्रधानमंत्री जी ने खुद ही बोला था कि सैनिकों का इन्होंने जमीन कब्जा लिया, फ्लैट कब्जा लिया, ऐसे लोगों को बख्शूंगा मैं नहीं। और मतलब कि वो अब तो भाजपा में वो आ गए हैं, वॉशिंग मशीन में धुल के राज्यसभा में भी पहुंच गए हैं। हालांकि पीएम साहब का खुद मैं आज बयान देख रहा था, कोई टीवी चैनल पे बोल रहे थे भाषण में कि अशोक चौहान जैसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, और देवेंद्र फडणवीस ने तो कहा था कि मैं इसको जेल भेजूंगा, अशोक चौहान को, जो महाराष्ट्र के एक्स सीएम है। तो अब अशोक चौहान साहब भी भाग गए। तो ये 3 बंदे तो ऐसे बता रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो भाग गए, और जेल जाने के डर से भागे। अब देखिए, मैं शुरुआत करता हूं कांग्रेस की हिस्ट्री से, बाल गंगाधर तिलक से। 1997 में उनको सजा हुई 18 महीने की, जेल गए। 1897 हाँ, 1897 में, और 1907 में 8 में उनको सजा हुई 8 साल की, मांडले जेल में रहे। ठीक है, ये पहले बाल गंगाधर तिलक थे। अब आता हूं मैं महात्मा गांधी पे। महात्मा गांधी ने 1908 से विदेश में भी कई बार, वहां भी अफ्रीका में भी पुलिस के शिकार होते रहे, भारत आए, भारत में भी आंदोलन किया। महात्मा गांधी की अगर टोटल जेल यात्रा देखा तो अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था, 6.5 साल की जेल यात्रा महात्मा गांधी ने भी करी। महात्मा गांधी से ज्यादा नेहरू ने जेल यात्रा करी। 9 साल का उनका पूरा कार्यकाल बनता है, 8.5 साल, 9 साल का कार्यकाल नेहरू का बनता है। 1922 से उनकी जेल जाने की शुरुआत हुई, और 1945 तक बीच बीच में जेल जाते रहे। टोटल अगर टाइम पीरियड उनका जेल का देखें 9-10 साल है, 9-10 साल का है। ये भाजपा वालों के लिए भी एक लेसन है, क्योंकि ये मतलब कि जेल जाने से बहुत डरते हैं। इमरजेंसी में भी जेल गए तो इंदिरा गांधी संदर खाते समझौता करने लगे थे, जहां तक मुझे याद है। तो ये जो सारी चीजें में, और देखिए वर्तमान कांग्रेसियों का हाल देखिए कि भ्रष्टाचार करते हैं, जेल जाने से डरते हैं, भाजपा में चले जाते हैं। तो 1980 के बाद इस देश के अंदर कांग्रेस के अंदर कैसे लीडरशिप को जगह दी गई और कैसा लीडरशिप पैदा किया गया इस देश में, ये देखने वाली बात है कि जेल जाने से वो डर रहे हैं। महात्मा गांधी, नेहरू, बाल गंगाधर तिलक की लिगेसी को कैसे वो जूता मार रहे हैं कांग्रेस के लीडर। और तो और देखिए, बीजेपी वाले भी बहुत समझदार हैं, और बीजेपी वाले, मैं देखता हूं कि बीजेपी वालों की एक बड़ी खासियत है कि वो मतलब कि जिसको लेते हैं उसको धोखा नहीं देते कि लेके छोड़ दिए, उनको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप हमारे साथ आ रहे हैं तो हम आपको देंगे। जैसे मैं 4 उदाहरण देना चाहता हूं सर, 4 उदाहरण। अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा है सर,
2016 तक वो कांग्रेसी थे, भाजपा ज्वाइन किया, चीफ मिनिस्टर है। प्रेमा खांडू अरुणाचल के सीएम है, वो भी 2016 तक कांग्रेसी थे कि 2014-15 तक, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, चीफ मिनिस्टर। 2016 तक ही मणिपुर के वर्तमान सीएम एन बीरेन सिंह कांग्रेसी थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, चीफ मिनिस्टर। हेमंत बिश्व शर्मा तो पूरे देश में प्रचलित हैं, उनका उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन किया, सीएम बन गए। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने आइडियोलॉजिकल लेवल कैसे लीडर पैदा किए कि मतलब कि पूरा हर राज्य में इनके बंदे टूट रहे हैं, हर राज्य में इनके बंदे टूट के भाजपा में जा रहे हैं। और अब लेटेस्ट सीएम की लिस्ट में कमलनाथ आने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो स्थिति बन गई है, इसके लिए राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि अभी भी कितने ऐसे लोग हैं उनकी पार्टी में, उनके इर्द गिर्द कितने लोग बैठे हैं जो अगले 2-3 साल में, क्योंकि भी कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कांग्रेस 200 सीट लाके सत्ता में आ जाएगी। अभी कांग्रेस को 2 साल 3 साल लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, 4 साल लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कमिटमेंट के आइडियोलॉजिकल लेवल पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उसके लिए लड़ने वाले लीडर कितने हैं? अभी किस बात की गारंटी है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उनके खिलाफ जांच खुल जाएगी तो अगले दिन पता चला कि वो जो मिंटो रोड पे भाजपा कार्यालय है वहां जाके ज्वाइन कर लेंगे और भगवा डाल लेंगे, अगले दिन इंक्वायरी सारी बंद हो जाएगी। तो ये चीज को राहुल गांधी को देखना पड़ेगा कि उनको पहले ही समेट दें, ये नौबत ना आए कि धीरे धीरे मोदी जी एक एक फाइल निकालें और फट से धीरे से कितना 24 अकबर रोड है, 24 अकबर रोड से सरक के उधर मिंटो रोड पे जाके ज्वाइन कर लें। पहले तो अशोक रोड पे होता तो और नजदीक था, अभी मिंटो रोड थोड़ा दूर पड़ गया है, उधर 24 अकबर रोड से थोड़ा दूर है। अच्छा सतीश जी, एक सवाल और, आप जो ये कह रहे हैं उससे लब्बो लुआब ये निकल रहा है कि 80 के बाद के दशक से जो लोग कांग्रेस में आए उनका कोई वैचारिक कमिटमेंट नहीं था, वो पैसा कमाने के लिए आए थे, वो प्रतिष्ठा कमाने के लिए आए थे। जब सब कुछ हो गया और कांग्रेस को निचोड़ लिया गया जब, तो अब सीधे भाजपा में आ गए हैं और यहाँ भी जो है आनंद जीवन का ले रहे हैं। हैं, यही बात है, फुल आनंद, फुल आनंद। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी अपनी यात्राओं में कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस, न्याय की बात कर रहे हैं। तो जैसे जगजीवन राम को मालवीय गांधी ने निकाला वहां से, बीएचयू से, जी लीडर। तो क्या राहुल गांधी की पूरी यात्राओं में, चाहे मणिपुर हो, वहां से कोई ट्राइबल लीडरशिप, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वाला, या देश में जहां घूमे हैं क्षेत्रीय स्तर पर, मैं स्पेशली सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, उसमें से कोई नेतृत्व उभरता दिख रहा है क्या, जो इन लोगों के बातों को एड्रेस करे, जो इन लोगों की बातों को एड्रेस करे? नंबर 1। नंबर 2, मुद्दा तो ये उठा रहे हैं लेकिन पार्टी के नीचे तक ये बात जा नहीं रही है। पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है, जो जिला अध्यक्ष है, बात उठा नहीं रहे हैं। और जितना जो लीडरशिप चुन के आ रहा है ऊपर के लेवल पर, चाहे राज्यसभा हो, चाहे इंपॉर्टेंट पोजीशंस हो, उसपे तो अपर कास्ट से सवर्ण ही चुन के आ रहे हैं। तो क्या जनता में ये मैसेज नहीं जा रहा है कि राहुल गांधी बोल तो कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है? देखिए सर, लास्ट 20 to 30 इयर्स में इसमें बहुत एक सच्चाई है कि कांग्रेस ने ट्राइबल, दलित, माइनॉरिटी लीडरशिप नहीं पैदा किया, फैक्ट है। और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। और बहुत क्या हुआ, किसी बीच जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे उन्होंने क्या किया कि दलित ट्राइबल लीडरशिप को अपने फोल्ड में लिया। और बीजेपी ने एक बहुत समझदारी से कई राज्यों में दलित और ट्राइबल लीडरशिप को आगे किया। जैसे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर इन्होंने मैसेज दिया, आपको याद होगा। और उसके बाद अभी द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने राष्ट्रपति बना के ट्राइबलों के बीच एक मैसेज दिया। छत्तीसगढ़ में एक चीफ मिनिस्टर बना के मैसेज दिया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इनके बीच रूट में आरएसएस के थ्रू काम कर रही है, बीजेपी अपने वर्करों के थ्रू काम कर रही है। कांग्रेस के लीडरशिप जहां भी सत्ता मिलता है उसके बाद इन सारे चीजों के बीच काम करना छोड़ देते हैं और उनको उभारने में भी एक कुताही बरतते हैं। हाँ, ये बहुत देर से उनको समझ में आया, तो उन्होंने एक दलित लीडर को कांग्रेस का राष्ट्राध्यक्ष बनाया और कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्राध्यक्ष नहीं, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया। और मैं समझता हूँ पहली बार मैं हैरान वो था कि कांग्रेस बड़ी गंभीर थी इस मुद्दे पे, तभी 3 नाम इनके सामने आया था लीडरशिप में। उसमें एक अति पिछड़ा अशोक गहलोत साहब थे और 2 जो थे दलित थे, कुमारी सैलजा और क्या नाम है, खड़गे साहब थे।
तो ये दोनों लीडरशिप, जो 3 लीडरशिप पे कांग्रेस ने कब सोचना शुरू किया? 2022 और 23 में। लेकिन जब वो मैसिव डिक्लाइन शुरू हुआ तब, मैसिव डिक्लाइन शुरू हुआ तब। अब सवाल ये है कि निचले लेवल पे जो आपकी जो जिले हैं, स्टेट्स हैं, और जहां पावर में है, वहां पे इनके लीडरशिप को, और मैं समझता हूं कि अभी बहुत अच्छा मौका है कि यंग दलित एंड ट्राइबल यूथ्स जो है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पे जो पढ़े लिखे यूथ हैं, वो कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। उनके बीच कांग्रेस काम कर सकती है। बीजेपी उनके बीच काम कर रही है निचले लेवल पे, इसमें सच्चाई है। आरएसएस काम कर रही है, वो वैसे ट्राइबल और दलित लोगों के बीच काम कर रही है जो हिंदुत्व के फोल्ड में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत सारे ट्राइबल और एससी लड़के ऐसे हैं जो हिंदुत्व के फोल्ड के बजाय वो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और जो इश्यूज है, फार्मर इशू है, मजदूर इशू है, राइट विंग पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं, राइट विंग पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं, राइट विंग पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं। तो उनको तैयार करने के लिए कोई इनके पास ना कोई टीम है, ना कोई मेथड्स है। आरएसएस के पास तो पूरी टीम है, वो गांव-गांव में जाके पता नहीं कौन सहभोज करते हैं, ट्राइबलों के घरों में, दलितों के घरों में सहभोज करते हैं आरएसएस की टीम। मोदी नहीं जाते हैं, लेकिन आरएसएस की टीम तो जा रही है हर जगह। बिहार में चले जाइए, हर जगह, हर ब्लॉक में मिल जाएगा, हर 5वें दिन कोई सहभोज होगा किसी दलित के घर में। उनके साथ बैठ के खाते हैं आरएसएस के प्रचारक। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये दलितों के बस्ती में जाने में इनको परहेज है, इनको ट्राइबलों के बस्ती में जाने में परहेज है, उनके लीडरशिप से इनको परहेज है। दिल्ली में इनको कोई शकल नहीं दिखाने के लिए मिलता है कि हमारे पास ये दलित लीडर है, हमारे पास ये ट्राइबल लीडर है, और टॉप के किसी प्रवक्ता में मैं नहीं देख पाता हूं कि कोई दलित या ट्राइबल इनका प्रवक्ता है जो नेशनल टीवी चैनल पे इनकी बात रख रहा हो और जिसकी पहचान हो जाए कि ये दलित है या ट्राइबल है। ये चीज भी इनकी एक कमी खलती है। तो ये सारी चीजों में इनको स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए संजीव जी, बहुत ही शानदार बातचीत। भाजपा में होते कांग्रेस नेता और भारत जोड़ो यात्रा से कितना वैकल्पिक नेतृत्व उभरेगा। शरीर से जनेऊ उतर गया है, लेकिन माथे में अभी भी लपटा हुआ है। राहुल गांधी बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस की, लेकिन सेकंड थर्ड लैडर लीडरशिप, वहां इसकी चर्चा, जिला स्तर तक इसकी चर्चा नहीं है और ना ही नेतृत्व है। कुछ ही चेहरे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखते हैं। कितना वोटरों को मोबिलाइज कर पाएंगे, कितना लुभा पाएंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। ये था स्पेशल। पूरा वीडियो देखिए शानदार बहस के लिए, और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं संजीव जी के साथ एक अगले एपिसोड में, जिसका नाम है फैलता एनडीए और सिकुड़ता इंडिया। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया संजीव जी, थैंक यू।